दोस्तों आज हम इस वीडियो में तीन ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स अग्रेसिवली बाय कर रही हैं डिस्पाइट मार्केट करेक्शंस एंड अनसर्टेनिटीज। पर ऑब्वियसली सवाल ये आता है कि क्यों म्यूचुअल फंड्स ऐसे टाइम पे भी इन कंपनीज को चेस कर रही हैं या इनमें पैसा डाल रही है। तो इसके लिए हमने इन कंपनीज के पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल्स को एनालाइज किया यही जानने के लिए, एंड इंपॉर्टेंटली हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। पर शुरू करने से पहले आप एसेट योगी वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है रैडिको खैतान लिमिटेड, एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहां पे हम जो भी आज डिस्कस करने वाले हैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। यहां पे हम स्टॉक्स का नाम लेने वाले हैं। तो दोस्तों रैडिको खैतान इंडिया का एक लिकर मैन्युफैक्चरर है जो कि ऑलमोस्ट हर प्राइस पॉइंट पे फ्रॉम 100 रुपीज जहां पे वो कंट्री लिकर बेचता है टू 10,000 रुपीज जहां पे वो सिंगल मॉल्ट बेचता है, तो ऑलमोस्ट हर प्राइस पॉइंट पे रैडिको खैतान के अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ प्रेजेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रैडिको खैतान की ओनरशिप चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की दिसंबर 25 में 24% होल्डिंग थी, जो मार्च 26 में अराउंड 27% प्लस हो गई। इनफैक्ट अप्रैल में भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने एडिशनल बाइंग की थी। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए हम इनके फाइनेंशियल्स पे चलेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलूं तो मार्च 25 से मार्च 26 में जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है इनका, वो लगभग 25% प्लस बढ़ा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास बढ़ा। आप देख सकते हैं उससे पहले कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स थे 270 से 350 करोड़ के बीच में ही रहते 4-5 साल में, तो ये एक सिग्निफिकेंट पुश देखने को मिला। अब इतना बड़ा चेंज आने के कुछ दो ही तीन रीजंस थे, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो कि अब 17% है। आप देख सकते हैं उससे पहले ये 11-12% तक भी कम हो गया था। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी, लिकर बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है ब्रोकन राइस, उसके जो प्राइसेस थे लगभग 2-3 साल में 65% तक बढ़ गए थे। क्योंकि लिकर इंडस्ट्री बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इसके जो फाइनल सेलिंग प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, एंड उन प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ था जिसके कारण मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए। इंपॉर्टेंटली FY26 में जो ब्रोकन राइस के प्राइसेस हैं वो अब स्टेबलाइज हो गए हैं। सेकेंडली FY23 एंड FY24 में रैडिको खैतान की जो सेल्स वॉल्यूम थी उन पे असर पड़ा था, क्योंकि वो ज्यादातर कंट्री लिकर या फिर रेगुलर विस्की की बॉटल्स ही बेचते थे, एंड झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश में कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी डिसरप्शंस हुए जिनका क्लियर इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखने को मिला। उसके अलावा कंपनी उस टाइम तक पिवट करके प्रीमियम अपने ब्रांड्स में घुस चुकी थी, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने काफी सारा फिक्स्ड एसेट या फिर कैपिटल एक्सपेंशन भी किया था। FY23 में आप देख सकते हैं कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। उसके लिए कंपनी को बोरोइंग्स भी लेनी पड़ी थी, तो आप देख सकते हैं कंपनी की यहाँ पे बोरोइंग्स भी बढ़ रही थी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ, डिप्रिसिएशन बढ़ा, जिसकी वजह से कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्टेड रही थी FY25 तक। तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे देखा कि एक तो कंपनी ने FY26 में डेट रिड्यूस किया, उसके अलावा अपने मार्जिन्स भी एक्सपैंड करे, एंड इंपॉर्टेंटली जो उनका लग्जरी पोर्टफोलियो है वो 25% पर एनम से ग्रो हो रहा है, हाईली कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड हायर मार्जिन भी है। एक्सपेक्टेड ये है कि जो इंडिया की लिकर मार्केट है उसमें प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स की ज्यादा डिमांड रहेगी एज कंपेयर टू रेगुलर ब्रांड्स, जिस वजह से इंस्टीट्यूशंस इस कंपनी में एक बेटर अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचा पाए। अगर आप लॉन्ग टर्म में बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं कि कैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, कैसे कैपिटल को एलोकेट करें एंड सही टाइम पर रीबैलेंस कैसे करें, तो हमारा नेक्स्ट फ्री वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए जिसको होस्ट करते हैं एसेट योगी मिस्टर मुकुल मलिक। वेबिनार रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये बेसिकली एक हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरर है। ये कंपोनेंट्स बनाती है न्यूक्लियर सेक्टर के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, ऑयल एंड गैस, इवन एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाती है। इंपॉर्टेंटली सारे कंपोनेंट्स ऐसे चीजों के लिए बनते हैं जहां पे फेलियर एक ऑप्शन नहीं है। अब ये उन कंपनीज में से है जिसने पहले बहुत कम गाइडेंस दे रखी थी अपनी रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को लेके FY26 में एंड इवन FY27 में, लेकिन उसके बाद सडनली बढ़ा दी, एंड वहीं से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी जगता है। तो सबसे पहले हम इनके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न दिख रहा है। एक तो ये वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जहां पे FIIs की भी होल्डिंग बढ़ी है, जहां पे इंडिया में ज्यादातर FIIs की होल्डिंग घट रही है। उसके बाद मैं DIIs की भी बात करूं तो फिर ओवर द ईयर काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन मार्च में यहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। हालांकि अप्रैल और मार्च में मिला के यहां पे भी 10 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने फ्रेश पोजीशंस ओपन करी थी। अब हम यहां पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि FY25 से FY26 में यहां पे लगभग
40% के आसपास जंप देखने को मिला रेवेन्यू में। एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 80% से ज़्यादा पैट इंक्रीज हुआ है। अब इंपॉर्टेंटली यहाँ पे FY23 से FY25 में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली रेवेन्यू में। कंपनी के यहाँ पे मार्जिन्स भी आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन हुए थे और कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी लूज करी थी, 50% तक प्रॉफिट घट गए थे। अब सवाल आता है कि कंपनी अगर इतने हाई ग्रोथ सेक्टर में है जहां पे डिमांड टेलविंड है, तो वहां पे पिछले 2-3 साल में ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिली? तो एमटार टेक्नोलॉजी का एक मेजर कस्टमर है ब्लूम एनर्जी, जो बेसिकली यूएस के लिए डेटा सेंटर्स में एक इंपॉर्टेंट सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स बनाता है। एंड उस सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स के अंदर हॉटबॉक्स का आर्किटेक्चर लगता है, वो एमटार टेक्नोलॉजी ही बना के उनको देता था। अब प्रॉब्लम ये हुई थी कि ब्लूम एनर्जी ने अपना जो सेल का आर्किटेक्चर था वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से एमटार टेक्नोलॉजीज को भी चेंजेस करने पड़े। उस वजह से पिछले 2 से 3 साल में उनके पास उतने ऑर्डर फ्लो नहीं मिले। एंड डिफेंस सेक्टर में और न्यूक्लियर सेक्टर में भी जो पर्टिकुलर ऑर्डर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आएंगे, बार बार मैनेजमेंट कॉल में बताते थे कि आएंगे, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस वहां पे इरोड हुआ था। लेकिन उसके बाद FY26 में स्पेसिफिकली पिछले 1 से 2 क्वार्टर में कंपनी ने ये सारी चीजें रिवर्स कर ली। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और FIs का सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि ब्लूम एनर्जी का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एमटार टेक जो अपनी सप्लाई करती थी ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे अब ऑपरेट कर रही है, और जो उनके पुराने ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे वो भी आना शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने लगभग 80% की रेवेन्यू गाइडेंस दी है अगले साल के लिए। अगेन ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस को काफी इंटरेस्ट करती हैं। अब चलेंगे अपने तीसरे बिजनेस की तरफ, जिनका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। ये बेसिकली एक NBFC कंपनी है जो कि रिटेल कस्टमर स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स देती है, पर्सनल लोन से लेके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन्स, एजुकेशन लोन, मतलब आज की तारीख में इनके पास पूरा लोन का पोर्टफोलियो है। सो अब देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे 12% से बढ़ा के 16% अपनी होल्डिंग करी, एक सिग्निफिकेंट होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिली। अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो अगेन यहाँ पे भी एक इंक्रीज देखने को मिला। अब यहाँ पे हुआ क्या था स्पेसिफिकली, इनके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 25 में कंपनी ने एक्चुअली में लॉस बनाया था और वो लॉस अब मार्च 26 में रिवर्स किया। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो इनकी प्रीवियस मैनेजमेंट थी उनकी लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन बुक थी, जो कि लगभग 21% था इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का। अब प्रॉब्लम यह है कि 2024 में शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन के क्राइसिस देखने को मिले थे, बहुत सारे NPAs हुए, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, क्योंकि कोई खास डाइवर्सिफिकेशन थी नहीं। कंपनी मेजरली या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती थी, या बिजनेस लोन देती थी, या फिर कार्स के अगेंस्ट देती थी, और बाकी शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन ही था। अब उसके बाद क्या हुआ, 2024 के मिड के बाद नई मैनेजमेंट आई और उन्होंने शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन बुक थी उसको पूरी तरीके से ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही कर दिया था। इसके अलावा वो नए प्रोडक्ट्स लेके आए, जैसे कि गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, एंड इंपॉर्टेंटली और भी सिक्योर्ड कैटेगरीज लेके आए थे अपनी पोर्टफोलियो में। इसकी वजह से पूनावाला फिनकॉर्प एक डाइवर्सिफाइड NBFC बनी एंड कंपनी ने 9% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिए। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले 3 से 4 क्वार्टर में जनरली जितनी भी गाइडेंसेस दी उस पर भी कंपनी खरी उतरी है। ऑब्वियसली ये सारी ही चीजें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी पसंद आई। तो इससे पता चलता है कि अगर हम ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के अच्छे बिजनेसेस को देखें, उनको टाइमली ट्रैक करें, तो वहां पे भी हम टर्न अराउंड स्टोरीज देख सकते हैं, कहां पे मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कहां पे कंपनीज अपनी एक्सपेंशन कर रही है, डेट को रिड्यूस कर रही है, और उसके बाद एक अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं जब भी इन्वेस्ट करना हो। तो दोस्तों आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। ऐसी और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए एसेट योगी वेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जैसे हमने पहले बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आप हमारा फ्री वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।